नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको टारगेट 25 के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के सामने 25 साल का टारगेट रखा है। आज मैं उसकी बात करना चाहता हूं। एक पार्टी जिसका कद तेजी से बढ़ रहा है। आज की तारीख में देश के हर हिस्से में जो पार्टी अपना दम दिखा रही है, उसके लिए टारगेट 25 वाला मोदी मंत्र बहुत ज्यादा मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बढ़ रहा है। बीजेपी से लोगों को उम्मीदें बढ़ रही हैं। चुनावी जीत का जो कीर्तिमान बीजेपी गढ़ रही है, उसे विस्तार देने का वक्त यही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला मंत्र जन जन तक पहुंचने का यही वक्त है। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट 25 वाला मंत्र के मायने क्या हैं, यह मैं आपको समझाऊंगा। देश की राजनीति में यह किस बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। राजस्थान चिंतन मंथन का केंद्र बना हुआ है। पहले कांग्रेस ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया। देश में कांग्रेस ने फिर से उदय पर चिंतन मंथन किया। अब जयपुर में बीजेपी के बड़े पदाधिकारी चिंतन मंथन में जुटे हैं। जयपुर से बीजेपी के जयघोष का शोर बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। बीजेपी के विस्तार और विजय अभियान को और ज्यादा तेज करने में जुट गए हैं। कांग्रेस जनाधार हासिल करने में जुट गई है। बीजेपी जनाधार बढ़ाने में जुट गई है। एक राज्य में देश की दो बड़ी पार्टियों के मंथन पैटर्न का फर्क आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में दिन भर तेज धूप होती रही, गर्मी से लोग बेहाल रहे, लेकिन अचानक मौसम बदला। देर शाम तेज बारिश होने लगी। मौसम का तेजी से बदलता मिजाज हैरान करने लगा। यही ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा जिस पर सालों से डिबेट होती रही है, खतरों में हमें सावधान कर रहा है। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखने लगा है। मौसम का यह बदलाव कैसे हमें सावधान कर रहा है, आगे बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है, इसको भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। दुनिया की आवाज मैं देश तक पहुंचाता हूं। देश के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राजस्थान में एक बार फिर बीजेपी की कार्यशैली का दम देखने को मिला। राजस्थान चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन पार्टी के नेताओं का जोश हाई है। पार्टी के नेताओं का अनुशासन देखने को मिल रहा है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के नेता को विजय का मंत्र दिया है। नेताओं का हौसला बढ़ाया है। 25 साल का टारगेट रखा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। और जिस तरीके से
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं में जोश भरा है, उससे इन नेताओं का जोश और मनोबल काफी ज्यादा हाई है। और चुनाव कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता या कार्यकर्ता हर चुनाव में जी जान से जुट जाते हैं। जयपुर में बीजेपी का महामंथन। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा वक्त है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राजस्थान की धरती से हुंकार भर रही हैं। पहले कांग्रेस ने झीलों की नगरी उदयपुर से चिंतन किया, तो अब बीजेपी ने पिंक सिटी यानी जयपुर में मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया और कांग्रेस का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर घेरा। हर क्षेत्र के लोग, हर समाज के लोग, हर कोई भाजपा को अपना माने, अपने सपनों का प्रतिबिंब भाजपा में देखें, अपने संकल्पों का सामर्थ्य भाजपा में देखें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा वटवृक्ष हो, ऐसा गुलदस्ता हो कि समाज के हर व्यक्ति को उसमें अपने सपने नजर आते हो। परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली हुई है। बीजेपी पदाधिकारियों की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। मंच पर जेपी नड्डा के अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री विजया राजे सिंधिया और बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसंघ से शुरू हुई यात्रा का जिक्र किया और कहा कि बिना रुके, बिना थके ये यात्रा जारी है। देश के 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है। 1300 से अधिक विधायक हो, 400 से अधिक सांसद हो। राज्यसभा में भी वर्षों के बाद कोई दल 100 के आंकड़े को छूने जा रहा है, वो नसीबी भाजपा को मिला है। यानी ये सारी सफलताओं को जब सामने देखते हैं तो स्वाभाविक मन करेगा यार बहुत हो गया। लेकिन साथियों, हमें सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि अरे भाई इतना सारा मिल गया, इतना सारा प्राप्त कर लिया, अरे अब तो बैठो आराम करो, चलो यार
जी नहीं, वो रास्ता हमारे लिए नहीं। अपने विजय मंत्र के जरिए पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, जीत का मंत्र दिया, बिना थके बिना हारे लगातार जनता का सेवा करते रहने को कहा। उन्होंने कहा कि हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। मंथन की शुरुआत 19 तारीख को हो गई थी। दूसरे दिन पीएम मोदी ने उद्घाटन संबोधन किया। इसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलग अलग 4 सेशन हुए। पहले सत्र में पीएम मोदी का उद्घाटन भाषण, दूसरे सत्र में पन्ना प्रमुखों की बैठक का आयोजन, तीसरे सेशन में राजस्थान में पार्टी संगठन के साथ मंथन, चौथे और आखिरी सत्र में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। चौथे सेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाषण दिया, जिसमें जेपी नड्डा ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को लेकर बीजेपी की तरफ से शानदार तैयारी की गई थी। बैठक में बीजेपी के तमाम नेता अपनी पार्टी के वेशभूषा में नजर आए। सभी के सिर पर भगवा पगड़ी और गले में भगवा पटका था। मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य बीजेपी के काम को जन जन तक पहुंचाना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं 30 तारीख को। उन योजनाओं को जन जन तक ले जाना है, जो एक परिवर्तन इस देश की जनता के जीवन में हुआ। गांव, गरीब और किसान के अंदर में एक परिवर्तन आया। तो नरेंद्र मोदी जी के उन योजनाओं को ले जाना है। 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन और जो योजनाएं उन्होंने चलाई, 80 करोड़ लोगों के लिए कोविड के दौर में भोजन की व्यवस्था की। 42 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को कवर किया है। 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको जन जन तक ले जाना है। बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 19 से 21 मई तक जयपुर में चल रही है। इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा की जा रही है। 2 साल बाद हो रही इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री और सभी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कुल 136 राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कुदरत का कहर किस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बरप रहा है, कैसे बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। सियासी दलों में आजकल चिंतन और मंथन का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने झील नगरी उदयपुर में चिंतन शिविर किया था। अब बीजेपी का मंथन भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां और दोनों ही पार्टियों का चिंतन मंथन अलग अलग मुद्दों पर हो रहा है। दोनों सियासी दलों का इरादा एक है, कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के विस्तार में जुटी है। कांग्रेस अपने पुराने दिन देखना चाहती है और बीजेपी अपने मौजूदा दिनों को इस हिंदुस्तान में बनाए रखना चाहती है। लेकिन दोनों ही पार्टियां साल 2024 में होने वाले चुनाव और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को लेकर रात दिन अपनी अपनी तैयारी और अपने एजेंडे सेट कर रहे हैं। पिंक सिटी में बीजेपी की मेगा मीटिंग। पीएम मोदी ने बताया बीजेपी का प्लान। पच्चीस साल तक कैसे राज करेगी बीजेपी। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। जयपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। यह महज इत्तेफाक है या बीजेपी की प्लानिंग, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद राजस्थान में ही बीजेपी की बड़ी बैठक होना काफी कुछ इशारा करता है। मसलन क्या बीजेपी ने कांग्रेस को माकूल जवाब देने के लिए ही राजस्थान का चुनाव किया? ये सवाल इसलिए भी काफी मौजूद है क्योंकि झील नगरी उदयपुर में ही कांग्रेस ने परिवारवाद के प्रकोप से निजात पाने के लिए प्लान बनाया और उसी राजस्थान में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। राजस्थान में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिल्ली से संबोधित किया और उसी परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, जिससे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस ने चिंतन शिविर का आयोजन किया। I also feel, and that has also been stated, that we must ensure the idea that one person per family should get a ticket. I know Venugopal has made a caveat to that, but I do think that it is very important that we limit the number of family members that are involved in our organization. Let them work, let them develop, and then let them join the organization. But we must not have a situation where 5 or 6 or 7 members of a family are in the organization. परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाने पर तुली।
सियासत के महाभारत में विरोधियों को मात देने के लिए हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रणबांकुरे तैयार कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां किसी एक के दल के सामने हैं। चुनौतियों के भंवर में राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस भी है और सत्ता में वापसी के लिए कोशिश कर रही बीजेपी भी। और कुछ चुनौती तो ऐसी है जिनका सामना दोनों ही दलों को करना पड़ रहा है। राजस्थान में सरकार संभाल रही कांग्रेस में कई बार दरार सामने आई है। सीएम अशोक गहलोत से सचिन पायलट की अदावत जग जाहिर है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ऑल इज वेल का दावा कर रहा है, लेकिन ये पार्टी भी जानती है कि दोनों नेताओं को मनाए रखना इतना आसान नहीं। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का भी है, क्योंकि राजस्थान की रानी वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सियासी संबंध कैसे हैं, ये राजस्थान के सियासी गलियारों में हर कोई जानता है। नहीं हुआ, लगातार कभी भी किसी भी तरह की खबर आ जाती है कि आला कमान से सचिन पायलट मिले और अशोक गहलोत की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये तो बात रही कि हाँ भाई एक सत्ता के शीर्ष वाली बात आ जाती है। चिंतन शिविर अभी हुआ राजस्थान में, हालांकि वहां पूरे देश की बात हो रही थी और उसमें भी कुछ लब्बो-लुआब नहीं निकल के आया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। आपसी भितरघात, संगठन में लड़ाई, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, चाहे और दावेदार हों। कई नए दावेदारों के नाम आ रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनाव वसुंधरा के बिना लड़ा जाएगा? बड़ी मुश्किल हो जाएगी पार्टी के लिए, कुछ भी हो सकता है। क्या वसुंधरा का नाम घोषित किया जाएगा? तो भी क्या शीर्ष नेतृत्व अगर पिछली बार नाराज था, क्या इस बार राजी है? गुटबाजी के मुद्दे के साथ साथ राजस्थान का सियासी ट्रेंड भी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड सालों से चला रहा है। अब इस बार ये ट्रेंड कायम रहता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी ट्रेंड के सहारे बीजेपी सत्ता में आने का समीकरण तैयार कर रही है। सियासत में किस मुद्दे पर कब बात बिगड़ जाए और कब किस मुद्दे पर बात बन जाए, नहीं कहा जा सकता। देश में मौजूदा सियासी हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार पर हिंदू मुस्लिमों के बीच बढ़ती खाई पर काबू न पाने के आरोप लग रहे हैं, तो विपक्ष पर इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर केवल सियासत करने की आए दिन कहीं न कहीं से हिंदू मुस्लिम मुद्दों को सुलगाने वाली खबर आ ही जाती है, जो देश की एकता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इतना ही नहीं, यह मुद्दा इसी साल के आखिर में गुजरात और अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी बहुत अहम रहने वाला है। कौन इस मुद्दे पर वोटों की फसल उगा पाएगा और कौन इस फसल से महरूम रह पाएगा, यह आज की तारीख में सबसे सुलगता सवाल है। तीन दिन की मेगा मीटिंग में बीजेपी का फाइनल रूट पीएम ने जाहिर कर दिया है। अगले 25 सालों तक बीजेपी कैसे सत्ता में कायम रह पाएगी, इसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। कुछ ऐसी तैयारी कुछ दिन पहले कांग्रेस भी कर चुकी है। चिंतन शिविर में कांग्रेस ने किन किन चुनौतियों पर चिंता की, ये तो कांग्रेस ने देश को बता दिया है। और अब वही काम कुछ अलग अंदाज में बीजेपी भी राजस्थान में ही कर रही है। 3 दिन की बीजेपी की बड़ी बैठक में और क्या क्या होगा, ये बैठक खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दूसरे दिन पीएम मोदी के संबोधन से बैठक किन मुद्दों पर हो रही है, ये भी देश दुनिया को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ग्लोबल वार्मिंग अब डराने लगा है। अभी तक बस डिबेट का मुद्दा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। हमारे आपके जीवन को सीधे तौर पर यह असर करता है। उत्तर भारत में गर्मी ज्यादा परेशान कर रही है, तो साउथ भारत में तेज हवाएं, तेज बारिश लगातार जनता को परेशान और हैरान कर रही है। उत्तर पूर्व में तो बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देश का मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। प्रकृति से छेड़छाड़ का असर अब जलवायु परिवर्तन के तौर पर सामने दिखने लगा है। बेहद जरूरी है
हमें और आपको सावधान रहना होगा। प्राकृतिक के साथ तालमेल बेहतर करने की जरूरत है। भविष्य बेहतर बनाना है तो मौजूदा वक्त को सुधारना होगा, नहीं तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। मौसम की मार से देश बेहाल। असम में बाढ़ बढ़ा रही परेशानी। बेंगलुरु में तेज बारिश कर रही हैरान। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। राजस्थान में दिख रही गर्मी विकराल। ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा होती रही है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का जिक्र भी होता रहा है, लेकिन सालों से डिबेट का विषय रहा यह मुद्दा अब डराने लगा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु में होने वाला परिवर्तन साक्षात सामने दिखाई पड़ने लगा है। मार्च महीने में जिस रफ्तार से गर्मी का ग्राफ बढ़ा, यह सावधान करने वाला है। मार्च के महीने में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इस स्तर पर तापमान आमतौर पर अप्रैल में नहीं देखा जाता था। ऐसा अमूमन मई और जून की भयंकर गर्मी के महीनों में होता रहा है। अप्रैल का महीना भी पीछे नहीं रहा। पिछले 72 वर्षों में ऐसा दूसरी बार है जब अप्रैल का महीना इतना अधिक गर्म रहा। इस दौरान मासिक औसत अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक इससे पहले 2010 में दिल्ली में औसत मासिक अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उससे भी पहले 29 अप्रैल 1941 को अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। राजधानी दिल्ली में गर्मी का कहर लगातार जारी है। लू और तेज धूप का आलम यह है कि भीषण गर्मी ने दिल्ली में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली के मुंगेशपुर और नजफगढ़ इलाके में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। गर्मी को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट तक जारी किया गया। 16 मई को जो गर्मी का आंकड़ा सामने आया, ग्लोबल वार्मिंग वाला भय दिखा गया। 16 मई को नजफगढ़ में 49.1 डिग्री सेल्सियस, मुंगेशपुर में 49.2 डिग्री सेल्सियस, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 48.2 डिग्री सेल्सियस, पाला में 46.4 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अभी यह सिलसिला थमा नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से तपती गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। यहाँ की झुलसाने वाली गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाती जा रही है। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह भी गर्मी रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, बिगड़ता मौसम हवा की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। शुक्रवार सुबह हवा में सापेक्षिक आर्द्रता दर 58% दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 206 रहा। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। गौरतलब है कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग का ऐसा आकलन है कि जल्द मानसून आने से दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली इस साल तापमान का जो स्तर देख रही है, इसकी वजह से जिस तरह के बदलाव वातावरण में देखा जा रहा है, आगे बड़े खतरे की ओर इशारा है। राजस्थान में तो गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मई के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखा दिए। पूरा राजस्थान
तंदूर सा तप रहा है। पिछले सालों में मई महीने में राजस्थान के चुरू और फलौदी के तापमान 50 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। इस महीने की शुरुआती पारी इतनी धमाकेदार रही कि अंतिम दिनों तक कुछ जिलों में पारा 50 के पार होने की आशंका बन गई है। पिछले हफ्ते गर्मी का तेवर कुछ ऐसा रहा। 23 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। धौलपुर में पारा 48.5 डिग्री सेल्सियस रहा। गंगानगर में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस रहा। बीकानेर में 48.2 डिग्री, करौली में 47.9 डिग्री तक पहुंचकर डरा चुका है। उत्तर भारत का गर्मी से बुरा हाल है तो दक्षिण भारत में तेज बारिश चौंकाने वाली है। गुरुवार को बेंगलुरु में कुछ घंटों की बारिश ने शहर का सूरत बिगाड़ दिया। जगह जगह पानी भर गया, सड़कें तालाब बन गई और गाड़ियां रेंगने को मजबूर हो गई। बारिश ने बेंगलुरु वासियों को राहत तो दी, लेकिन सड़कों पर जल जमाव ने बारिश को आफत में बदल दिया। गाड़ी वालों के साथ पैदल चलने वालों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्नाटक की हुबली में मई के पहले हफ्ते से ही मौसम का मूड बदला हुआ है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश ने हालात गंभीर बना दिया है। केरल में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोच्चि शहर का बुरा हाल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आईएमडी ने तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर केरल के बाकी सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में तेज हवाओं के साथ समुद्र की ऊंची उठती लहरों ने डराना शुरू कर दिया, पर्यटकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सबसे डराने वाली तस्वीरें देश के उत्तर पूर्व इलाके से देखने को मिल रही हैं। असम से सामने आ रही बाढ़ की तस्वीरें डराने वाली हैं। असम में भारी बारिश के चलते हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ के कहर से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश की चपेट में असम के 29 जिले आ गए हैं। 7 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्राधिकरण के मुताबिक 1413 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के कई इलाकों में बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्त व्यस्त होते जनजीवन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। असम में तेज बारिश का कहर जारी है। अभी राहत की उम्मीद भी नहीं की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से 21 मई तक असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण बंगाल की खाड़ी से दबाव बनेगा, लिहाजा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। जानकार बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है। जैसे जैसे प्रकृति में इंसान का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, इसका असर जलवायु पर पड़ना तय है। इस बदलाव को हम सब महसूस कर रहे हैं। बढ़ती गर्मी हो या बारिश का बढ़ता मौसम, यह इंसानों की गतिविधियों को नियंत्रित करने लग जाती है, जिसका असर समय के साथ सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर दिखने लग जाता है। देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने लग जाता है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थ सिस्टम साइंस पढ़ाने वाले नेओ डेफनोंग का मानना है कि पिछले 50 वर्षों को देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के बिना भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी जितनी हो सकती थी उसका 30% कम है। उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग के बुरे असर के चलते भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ घटी है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्थिक असमानता देखी जा रही है। इसका मौसम में बदलाव और उत्पादन पर असर पड़ रहा है। जाहिर है पिछले कुछ समय से मौसम में जिस तरह के बदलाव को देश देख रहा है, सावधान करने वाला है। जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर गंभीर हो जाया जाए। प्रकृति के साथ संतुलन कायम करने के जो भी उपाय हैं, उस पर संजीदगी से काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।